आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है आर इन्वायरमेंट। तो कोशिश करेंगे कि इस एक सिंगल लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाए। तो जब हम एक वीडियो के अंदर, एक लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे तो वीडियो का जो लेंथ है थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको फोकस वीडियो के लेंथ पे नहीं करना, आपको फोकस करना अपने टॉपिक पे, अपने चैप्टर पे। आपको अगर समझ में आएगा, धीरे धीरे आप वीडियो देखेंगे, टॉपिक समझ में आएगा तो वीडियो का पता ही नहीं लगेगा आपको कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई। और मेन बात यह है कि आप जैसे आप देखते हैं कि वीडियो सर्च करते हैं, आप ये देखते हैं मतलब देखते होंगे कि मोस्टली बच्चे कि वीडियो का, चैप्टर का साइज़ किसका कम है, किसका ज़्यादा है। तो जैसे मान लीजिए पूरा चैप्टर आपको मिल गया कोई 20 मिनट का या 30 मिनट का, तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ भाई 30 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करा रहा है, तो ठीक है इसको देख लेते हैं। तो आप उसको देख लोगे, आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि कम साइज़ का है। दूसरा जो है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का है, तो आप उसको क्यों देखोगे, लगेगा यार इतना टाइम वेस्ट क्यों करें हम। तो बात यह है कि आप उसको आधे घंटे को देख लोगे वीडियो के लेक्चर को, उस पूरा चैप्टर क्लियर करने के लिए। लेकिन आप जब क्वेश्चन, अच्छा लगेगा आपको देखते हुए, लेकिन जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो एक क्वेश्चन नहीं होने वाला आपसे। क्यों? क्योंकि उसने अच्छी तरह से बिल्कुल छोटा छोटा ऊपर से बता दिया, अंदर से जो एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेन होगा नहीं पूरा वहाँ से, तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पूरा मतलब एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से इसको करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो का साइज़ लंबा तो होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो, लेकिन फिर भी आप वीडियो को देखें और टॉपिक को समझने की कोशिश करें। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। तो पहला वर्ड आ रहा है यहाँ पर, पहला टॉपिक है भाई, चैप्टर का नाम ही इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, तो पहला टॉपिक ही हम ले लेते हैं। वहाँ पे छोटा होगा तो मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख देता हूँ, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, हम बोलते हैं नॉर्मल में कि जो भी हमारा सराउंडिंग है, मतलब जहाँ पर भी हम रहते हैं, हमारे आसपास का जो एरिया है जिससे हम घिरे हुए हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट है। ठीक है ना। अब जैसे हम रह रहे हैं तो हमारे आसपास की एयर कैसी है, मिट्टी, आसपास रहने वाले जानवर, ह्यूमन जो भी है, तो हमारे आसपास ही क्या बना रहे हैं, हमारा इन्वायरमेंट बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव। मतलब फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ठीक है, जिसके अंदर हम रहते हैं, जो भी आसपास का हमारे एरिया है उसमें जो हम रहते हैं उसी को बोलते हैं अपना इन्वायरमेंट बोलते हैं। वी लिव, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, वी लिव। तो इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। तो इसको अगर समझ लें तो इन्वायरमेंट समझा जाएगा आराम से। तो फिजिकल में क्या आते हैं, फिजिकल में आते हैं बेटा एयर, वाटर, ठीक है, और सोयल, ये सब हमारे किस में आ रहे हैं, ये फिजिकल में आ रहे हैं, फिजिकल कंपोनेंट में आ रहे हैं इन्वायरमेंट के। बायोलॉजिकल में जैसे दूसरे ह्यूमंस हुए हमारे, ठीक है, मतलब हम आपके अलावा और कोई, मतलब जो आपके आसपास जो आपके सगे संबंधी रह रहे हैं वो एनिमल्स हुए, ठीक है ना, इंसेक्ट्स हुए, जो भी लिविंग चीज़ें आ रही है, ठीक है ना, उसमें क्या प्लांट्स हुए, ये सब क्या है, ये बायोलॉजिकल है। यानी कि फिजिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है, जो भी आपके कंपोनेंट है जिसके आसपास आप रह रहे हो, इनके बीच में तो रह रहे हो, इनसे तो घिरे हुए हैं आप, बस यही आपका क्या है, इन्वायरमेंट। 1 नंबर में डेफिनेशन लिख सकते हैं, द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। उसको हम अपना इन्वायरमेंट कहते हैं। अब ये जो इन्वायरमेंट है, अब ये जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है, जिसको हमने नहीं, प्रकृति भगवान ने बनाया, बोलते हैं नेचर में जो पहले से ही है, ठीक है, इस इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, ह्यूमन, एनिमल, इंसेक्ट, कहीं किसी भी टाइप के एनिमल्स हैं, किसी भी टाइप के इंसेक्ट हैं, ये सब, तो इनमें से एक को छोड़ के, यानी ह्यूमन को छोड़ के, आदमी को छोड़ के, बाकी ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो इस नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज करने की कैपेसिटी रखता हो। नहीं चेंज कर सकता उसको, सिर्फ ह्यूमन चेंज कर सकता है। ठीक है, अपनी एक्टिविटी से चेंज कर सकता है। आपने सुना होगा कि भाई पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, कंपनीज लग रही हैं, कारखाने लग रहे हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो उनसे क्या निकलता है, वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, घरों से कचरा निकलता है, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, जंगल काट रहे हैं, तो एनिमल इस इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है।
ठीक है ना। तो इसमें ये, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि इन्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ से क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई इन्वायरमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या कर सकता है, इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, वेस्ट प्रोड्यूस करता है। वेस्ट मतलब कचरा। और जो कचरा प्रोड्यूस करता है वो जनरली अगर हम देखते हैं तो दो टाइप का हो सकता है। कचरा जो है दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। जो वेस्ट है, तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तो वेस्ट, ठीक है। वेस्ट प्रोड्यूस हुआ कहाँ से, घरों से निकलता है, कारखानों से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, ठीक है ना। सॉलिड भी हो सकता है वेस्ट लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है, वेस्ट आपका एयर वेपर्स की फॉर्म में, जैसे एयर पोल्यूशन होता है तो गैस की फॉर्म में भी हो सकता है वेस्ट, ठीक है। तो वेस्ट को हम क्या करते हैं, वेस्ट को, जो वेस्ट है, वेस्ट क्या होता है भाई, पॉइजनस होता है, ठीक है ना, टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। तो पॉइजनस होता है तो इस वेस्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो वेस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो होती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरी कैटेगरी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। तो जितने भी वेस्ट निकलते हैं, घर से निकले, फैक्ट्री से निकले, कहीं से भी निकले, इस वेस्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसे भाई, वर्ड को आप तोड़ दीजिए यहां से। बायो मींस क्या होता है, लिविंग, और डिग्रेडेबल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जिसका डिकम्पोजिशन हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भाई, यहां पर डिकम्पोजर्स मतलब जो डिकम्पोज करेंगे, डिग्रेड मतलब सिंपल में तोड़ेंगे। पहले तो आप इसका मतलब समझ लिए, मतलब जो ये वेस्ट होते हैं कैसे होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस होते हैं। इन पॉइजनस को क्या किया जाता है, नॉन पॉइजनस के अंदर, यानी कि लेस टॉक्सिक के अंदर, टॉक्सिक लिखा तो मैं लिख देता हूं, लेस टॉक्सिक या नॉन पॉइजनस के अंदर, नॉन टॉक्सिक लिख लीजिए, टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि पॉइजनस को नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। वेस्ट को अगर वो पॉल्यूशन ना करे तो डिग्रेड किया जाता है उनको। तो नेचुरली अगर देखा जाए तो नेचुरली जो फंगस होती है जैसे, या बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, इस वेस्ट को, जो भी वेस्ट है, वेस्ट को अगर वो डिग्रेड कर दे तो उसको मतलब कि सिंपल नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट कर दे, पॉइजनस को नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट कर दे, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोल सकते हैं उसको। और अगर नहीं कर पाएगा उसको तो उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे पेपर है, ठीक है, या फिर गोबर है, उसको क्या करते हैं फंगस बैक्टीरिया डिकम्पोज करके नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देते हैं, उससे हमें कोई खतरा नहीं रहता फिर। लेकिन अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक पे फंगस और बैक्टीरिया अपना एक्शन ही नहीं दिखा पाएंगे। जब एक्शन ही नहीं दिखा पाएंगे तो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिग्रेडेबल हुआ, नहीं हुआ, तो पता लग गया ना, बायोडिग्रेडेबल मतलब बायो मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिग्रेडेशन हुआ इनका, ब्रेकडाउन हुआ इनका, नहीं हुआ, तो आ गया नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ यहां से कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखते हैं कि ये जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये वेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है भाई। जिनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा वो बायोडिग्रेडेबल, जिनका नहीं हो पाएगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे हम बात करते हैं पेपर, ठीक है, और डंग यानी कि एक्सक्रीटा, चाहे वो ह्यूमन का हो, किसी जानवर का हो, ठीक है, कोई एनिमल बॉडी जैसे मर जाते हैं कोई भी, या ह्यूमन बॉडी भी बोल सकते हैं अगर ऐसे ही छोड़ दे तो, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और भी प्लांट का कचरा हो गया कोई भी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी आएगा कचरा, सब्जियों के, फल के, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, वो सब किसके अंदर आता है, बायोडिग्रेडेबल के अंदर आता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, आराम से इजीली, जैसे आप ये सोच के चलो कि आपने कुछ इनमें से केले का छिलका मान लीजिए आप, तो आपने क्या, फ्रूट का छिलका है तो आपने फेंक दिया कहीं पे, आप वहाँ पे 15-20 दिन के बाद आके देखो आपको मिलेगा नहीं, क्यों, या फिर मिलेगा तो काला वाला बिल्कुल हल्का सा मिलेगा जाके, क्यों, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं फंगस और बैक्टीरिया, फंजाई और
बैक्टीरिया, ये मेन डिकम्पोजर्स हैं। ये क्या कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, धीरे धीरे इसको खाना शुरू कर देते हैं, अगर कहें तो सीधा सिंपल भाषा में, तो इनको खत्म कर देते हैं। और ये खत्म होकर कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। मिट्टी से आए थे सब, मिट्टी में मिल जाते हैं, दोबारा से प्लांट के अंदर वापस चले जाएंगे, प्लांट दूसरे जो ऑब्जर्व करेंगे, आगे बताऊंगा उनको। तो यहाँ तक तो हुआ क्लियर ही है कि ये इसके एग्जाम्पल हुए, ठीक है। और दूसरी अगर बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे प्लास्टिक, ठीक है, मेटल, कोई भी जैसे एल्यूमिनियम, और आपकी सिल्वर फॉयल जो होती है, सिल्वर फॉयल, ठीक है, और बहुत सारे हैं जो, और मेन जो आपके सिलेबस में भी है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ये क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक, खेतों में डालते हैं ना भाई, कीड़े ना लगे फसल पे, उसके लिए डालते हैं इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट को मारने वाला, ठीक है। DDT अगर लिखनी है फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, अगर लिखनी है तो आप लिख सकते हैं इसको। तो ये थे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो बायोडिग्रेडेबल है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है हार्मफुल नहीं होते, मैंने मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन बायोडिग्रेडेबल नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। अब सोचोगे आप कि यार वेस्ट तो वेस्ट है, वो तो नुकसान पहुंचाएगा, तो वेस्ट फिर वेस्ट क्यों बोलते हैं उसको। बायोडिग्रेडेबल एक ही कंडीशन में हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, अगर वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर प्रोड्यूस किया जाए, एक जगह पे डाल दिया जाए, तो वो एक लिमिट जो होती है टाइम की जिसमें वो डिकम्पोज हो जाता है, उसमें डिकम्पोज नहीं होगा, वहाँ पे क्या करेगा, वो बीमारियाँ फैलाएगा, दिक्कत करेगा, तो इस केस में ये नुकसान पहुँचा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, कई बार आया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं, अपना जो अगला टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं तो इकोसिस्टम क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास का जो एरिया है जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को ही हम बोलते हैं एक ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम। मतलब क्या है ये, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद नॉन लिविंग फिजिकल एनवायरनमेंट, उसका जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में। तो लिविंग और नॉन लिविंग जो है उनके रिलेशन को क्या बोलते हैं, हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग में आपके क्या आ सकते हैं, प्लांट भी आ सकता है, ह्यूमन भी आ सकते हैं, कोई एनिमल भी आ सकता है, ठीक है, और इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। और नॉन लिविंग में आपका जो इन्वायरमेंट है, जो एयर है, ठीक है, जो वाटर है, अभी बताया जो सोयल है, यानी कि जो आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है आपका, ये नॉन लिविंग और ये लिविंग, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इकोसिस्टम, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आसपास का इन्वायरमेंट उसके साथ में उसका क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से उसका रिलेशन है, बनता है उसके साथ में, उसी को बोलते हैं अपना इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि समुद्र है, समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो उनका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, और जो जंगल में रहते हैं उनका कैसा है। तो हम इसकी अगर बात करें टाइप्स की, तो भाई किस तरह का हो सकता है टाइप्स, तो टाइप्स में हम कई बेसिस पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि पानी में और बाहर धरती पर रहने वाले, तो यहाँ पर 2 टाइप का हो गया। एक कैसा हो गया, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब क्या, कि ऐसा इकोसिस्टम जो वाटर वाला हो, पानी वाला हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसा, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, रिवर, ओशियन, ठीक है, ये सब किस में आ गए, एक्वेटिक में आ गए, ठीक है ना। एक्वेरियम भी आ जाएगा,
जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा होगा ना, तो बस वो एक इकोसिस्टम की तरह बिहेव करेगा। क्यों? लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी रहेगा जब आसपास के अपने इन्वायरमेंट से वो इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करेगा मतलब उनको लेगा। जैसे मछली है, मछली ने पानी लिया, उसका इन्वायरमेंट के आसपास पानी है, पानी लेगी, उससे सांस ले रही है, फूड भी उसी के अंदर से, जो पानी के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म उनसे ले रही है। ठीक है, तो उसका इन्वायरमेंट है। टेरेस्ट्रियल में जो धरती पे, जो लैंड पे रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उनका प्लांट हो या कोई एनिमल हो। ठीक है, जैसे आप फॉरेस्ट को कर सकते हो, आप कोई क्रॉप फील्ड, भाई खेत होता है उसको भी तो कर सकते हैं, वहां पे भी तो लिविंग प्लांट है ना, तो वहां पे कर सकते हो। टेरेस्ट्रियल, कोई डेजर्ट भी, ये भी क्या हुआ, ये भी क्या एक तरह का टेरेस्ट्रियल लैंड वाले इकोसिस्टम। तो ये टाइप्स की बात हुई इनके, इकोसिस्टम दो टाइप के, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ये इस बेसिस पे हो गया कि पानी में और पानी से बाहर। अगर हम टाइप्स की बात करें किस बेसिस पे, कि मैन मेड है कि नेचुरल है, मैन मेड है कि पहले से ही बना हुआ नेचुरल है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं ऊपर से। तो इस बेसिस पे भी दो टाइप के हैं आपके। ठीक है ना भाई, मैन मेड को क्या बोलोगे आप, आर्टिफिशियल बोल दोगे कि आर्टिफिशियल इको सिस्टम, और नेचुरल तो नेचुरल इको सिस्टम है ही। नेचुरल इको सिस्टम में कौन आ जाएंगे, नेचुरल में कौन आ जाएगा भाई, नेचुरल में रिवर, ओशियन, फॉरेस्ट आएंगे, वही बस क्लासिफिकेशन का तरीका अलग है। फॉरेस्ट और क्रॉप फील्ड अलग अलग, ठीक है, बहुत सारे आ जाएंगे। मैन मेड की बात करते हैं तो जैसे, अरे क्रॉप फील्ड इसमें आएगा, मैन मेड में आएगा। एक्वेरियम, ठीक है, एक्वेरियम मछली आती है, इंसान ने बनाया। क्रॉप फील्ड, ठीक है ना, गार्डन, ये सब कैसे किस में आएंगे, मैन मेड के अंदर आएंगे। आदमी ने, इंसान ने जो बनाए हैं। तो इस बेसिस पे करें, आदमी ने बनाया कि नहीं बनाया, इस बेसिस पे दो टाइप के, पानी वाला है कि धरती वाला है, इस बेसिस पे दो टाइप के। ठीक है, तो इस पे, और हाँ जो नेचुरल, आप जो अगर पॉन्ड की बात आती है तो पॉन्ड हमेशा नेचुरल में ही लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसको जो कंट्रोल करता है, इसको नेचुरल कंडीशन कंट्रोल कर रही है, वहां पे आदमी नहीं जा रहा है। जैसे एक्वेरियम के अंदर एक, क्या नाम, एक्वेरियम के अंदर ऑक्सीजन देनी पड़ती है, फूड डालना पड़ता है, तो पॉन्ड के अंदर कोई आप ऑक्सीजन देने नहीं जा रहे वहां पे। ठीक है, वो सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है, सेल्फ रेगुलेशन चल रहा है वहां पे। ठीक है ना, तो आर्टिफिशियल उसी को बोल लो जिसमें ह्यूमन का इंटरफेयर होगा। भाई भले ही वो पॉन्ड आदमी ने बनाया है, ठीक है, पानी भर गया उसके अंदर, सब चीज़ अब अपने आप हो रही है, ना तो आप वहाँ फूड डालने जा रहे हो मछलियों के लिए, ना आप वहाँ पे ऑक्सीजन डालने जा रहे हो उसके अंदर। ठीक है, तो वो सब ठीक, तो वो पॉन्ड किसके अंदर आएगा, नेचुरल के अंदर आएगा। ठीक है, टाइप्स की बात होगी। अब इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, वो कौन कौन से हैं। तो हमने देखा कि नहीं किससे बना हुआ है, तो हमने क्या बोला था कि रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ में क्या रिलेशन है। तो जब ऑर्गेनिज्म लिविंग हो गया तो सराउंडिंग कैसी हुई, इसकी नॉन लिविंग हुई। तो कहने की बात ये हुई कि इसके दो कंपोनेंट बनते हैं यहाँ पे, एक तो लिविंग कंपोनेंट बनता है, लिविंग कंपोनेंट बनता है इकोसिस्टम का, ठीक है, और दूसरा कौन सा बनता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट बनता है। ठीक है, लिविंग कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, और नॉन लिविंग को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट को एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या आएंगे, लिविंग आएंगे। भाई कोई जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, प्लांट, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, मतलब वायरस नहीं छोड़ो, ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे सब बायोटिक के अंदर। रैट वैट जो भी है, जो लिविंग है, ठीक है, वो किसके अंदर आ गया, लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये बनाएंगे। नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक कौन बनाएगा, एबायोटिक में भाई एयर हो गई, सोयल हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ये सब क्या बनाते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम मींस एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये बनाते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाती है, या तो डायग्राम दे देगा, एक डायग्राम के अंदर पिक्चर देगा कि शेर खा रहा है किसको, हिरन को,
तो उसमें आपको सन भी दिखा रखा है, उसमें प्लांट भी दिखा रखा, माउंटेन भी दिखा रखी, सब दिखा रखा है। आपसे पूछ लेगा कि इसमें 2 लिविंग यानी कि 2 बायोटिक और 2 एबायोटिक कंपोनेंट के नाम बता दो, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे? ऐसे लिखोगे कि एक लायन हो गया, एक डियर हो गया, हिरन हो गया। ऐसे नहीं लिखना है भाई, वो तो एनिमल हो गए, पूरे पूरे एनिमल हो गया। उसके बाद एक प्लांट लिख दो वहाँ पे कि प्लांट भी तो है वहाँ पे। नॉन लिविंग में क्या लिखोगे? माउंटेन में जैसे सोयल हो गया, ठीक है, सनलाइट, ठीक है, और आपके एयर जो भी है लिख सकते हो आप, ठीक है। एयर दिखाई नहीं देती लेकिन है तो एक्चुअली में, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ नॉन लिविंग कंपोनेंट, मतलब कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट किस किस तरीके से ये बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये बात आती है कि जो हमने ये देखा था ना अभी कि कंपोनेंट जो है इकोसिस्टम के, तो कंपोनेंट के अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आगे काम आएगी, कि जो हमने बायोटिक पढ़े इसके भाई, एक तो एबायोटिक पढ़ा और एक पढ़ा बायोटिक। तो बायोटिक में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोड्यूसर्स, एक कंज्यूमर्स और एक डिकम्पोजर्स, ठीक है। इन 3 में हम बायोटिक के जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर, चाहे प्लांट है एनिमल है, उनको हम सबको मिला के 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किसके? इकोसिस्टम के बायोटिक यानी कि लिविंग कंपोनेंट को। तो प्रोड्यूसर्स क्या है? जनरली हम बोलते हैं प्लांट होते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो भी फूड बनाएगा, कोई भी इकोसिस्टम है, चाहे वो समुद्र वाला एक्वेटिक इकोसिस्टम है, चाहे वो फॉरेस्ट वाला लैंड का इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम कोई भी हो, फूड भी तो बनाएगा कोई। तो फूड बनाने के लिए कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये बनाते हैं फूड। तो कोई भी फूड चेन हो या कोई भी इकोसिस्टम हो, स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रोड्यूसर से होगा, प्लांट से स्टार्ट होगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है, यानी कि इनको, प्लांट को या उसके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले या तो डायरेक्टली करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे। अगर डायरेक्टली करेंगे, मैं इधर बना देता हूं कंज्यूमर को या तो वो डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, मतलब प्रोड्यूसर को डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे जो कंज्यूमर है, या फिर वो इनडायरेक्टली करेंगे उसको। अगर वो डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे यानी कि डायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं? घास पत्ते खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, तो ऐसे वो क्या बोल देंगे आप? हर्बीवोर्स बोलते हैं, शाकाहारी, हर्बीवोर्स बोलते हो आप उनको, ठीक है ना। शाकाहारी यानी जो जानवर है वो बोलते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स, ठीक है। और जो इनडायरेक्टली मतलब क्या? जो पहले मान ली बकरी ने घास खाई, तो बकरी क्या होगी? डायरेक्ट हर्बीवोर्स होगी। अब उस बकरी को कौन खा ले? लायन खा ले। तो लायन ने क्या खाया? बकरी खाई। बकरी ने क्या खाया था? प्लांट। एनर्जी कहाँ से आ रही है? प्लांट से ही आ रही है। तो इनडायरेक्टली किसने खाया? उसने। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? लायन। तो ऐसे को बोलते हैं कार्निवोरस, कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए कंज्यूमर्स। एक तीसरी कैटेगरी भी है, ओमनिवोर्स बोलते हैं, यानी कि जो क्या, जो घास पत्ते भी खा ले और मांस मीट भी खा ले, दूसरे एनिमल को भी खा ले, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से काम कर ले, वो ओमनिवोरस होता है। जैसे कॉकरोच हुआ, आदमी भी ओमनिवोरस के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये ओमनिवोरस के अंदर आ गया, ठीक। और तीसरी कैटेगरी जो है इस इकोसिस्टम की, वो है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में कौन आते हैं? जैसे फंगस आता है मेन, बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, ये डिकम्पोजर में आते हैं। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो इस धरती पे, कोई भी, ठीक है ना, वो बनते हैं, ठीक है, उसके बाद मर के कहाँ मरते हैं? तो मिट्टी में मिल जाते हैं वापस। यानी कि स्टार्टिंग में मान लीजिए मिट्टी के अंदर कुछ एलिमेंट थे, कौन कौन से? जैसे सोडियम, पोटेशियम, अलग अलग तरह के मिनरल्स थे, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स थे। पौधे ने लिए, पौधा बड़ा हुआ, यानी कि वो मिनरल्स कहाँ आ गए? पौधे के अंदर आ गए। पौधे से किसने लिए? एनिमल ने ले लिए किसी ने। अब पौधा भी मर गया, एनिमल ही मर गया, मिट्टी मिल गया, ठीक है। तो उनसे जो मिनरल उनके अंदर आए थे पहले, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, तो वो क्या होगा? उनका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है ना। ब्रेकडाउन होगा, मिट्टी में दोबारा मिल जाएंगे। कहने की बात यह है कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी की ईंट बनाते हो आप, ईंट बना घर बना लिया, अब वापस क्या हुआ? घर
टूट रहा है, टूट के मिल गया, जो ईंटें थी वो भी दोबारा चूरा हो गए, कहाँ मिल गई, मिट्टी के अंदर मिल गई, तो जो जिससे मिट्टी से बना था दोबारा मिट्टी में आ जाएगा। तो ये चक्र चलता रहता है, साइकिल चलती रहती है, ठीक है ना। तो ये चलता है, तो ये रोल किसका है, डिकम्पोजर का है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड वाले कि 2 डिकम्पोजर्स के नाम बताइए, राइट द नेम ऑफ एनी 2 डिकम्पोजर्स। तो बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है, इनके नाम आप लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो जो मैंने बताया अभी साइकिल के बारे में बताया कि मिट्टी से आता है मिट्टी में चला जाता है, तो यही है टॉपिक था जो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग है उसके अंदर, ठीक है। आगे जो टॉपिक आ रहा है वो है फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन की बात करते हैं। तो फूड चेन क्या है, ये है सीरीज ऑफ इवेंट इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसा घटनाओं का, इवेंट की एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं कि प्लांट क्यों लिख रहा हूं, अभी तो बताया कि कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी फूड चेन हो कहां से स्टार्ट होती है, फूड बनाने वाले से स्टार्ट होगी ना। तो प्लांट को मान लीजिए किसने खा लिया, डियर ने खा लिया, डियर को किसने खा लिया, लायन ने खा लिया, तो ये क्या हुआ, एक फूड चेन बन रही है, प्लांट को इसने, इससे इसने, तो इसी को बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन के अंदर अगर हम देखते हैं तो फूड चेन में भाई एक चीज आती है कि फूड चेन के अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ होता है, लोअर से ऊपर, मतलब कि धीरे धीरे ऊपर तक चलता है। खैर उसकी बात करेंगे अभी, पहले हम देख लेते हैं कि जितनी लंबी फूड चेन होगी उतना ही एनर्जी का जो पहुंचना है ऊपर तक वो थोड़ा कम होगा। प्लांट से मान लीजिए 3 स्टेप की बनाई, मान लीजिए अगर 5 स्टेप की बना देता तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल होती, मतलब कि जितना लंबी फूड चेन होगी उतनी ही जो टॉप होगा ऊपर वाला उस पर कम एनर्जी जाएगी, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे हम आगे जो रूल है ट्रांसफर का एनर्जी का वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी में फूड चेन की समझ में आई, फूड वेब भी यहीं पे कर लेता हूं। मान लीजिए कि फूड वेब की बात करते हैं हम जहाँ, तो एक मान लीजिए ग्रास, 2-3 बना देता हूं, ग्रास होपर को फ्रॉग ने ले लिया, फ्रॉग को स्नेक ने ले लिया, स्नेक को ईगल ने ले लिया, मान लीजिए, ठीक है। और 1-2 और ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहां से इसको फॉक्स ने ले लिया ऐसे, ठीक है, ऐसे हम चला दें इसको। तो नेट जो बनता है, बहुत सारी जो फूड चेन होती है उनको जब इंटर मिक्सिंग जो हो जाती है आपस में उनकी, तो ऐसे को बोलते हैं जो नेट की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया हुआ है, नेट बना रखा है, तो उसको बोलते हैं फूड वेब। एक्चुअली में जो इन्वायरमेंट है हमारा, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। फूड चेन तो सिंगल की बात करते हैं हम, लेकिन एक्चुअली में इन्वायरमेंट के अंदर फूड चेन होती ही नहीं है, फूड वेब होता है। ऐसा नहीं है कि भाई लायन सिर्फ डियर ही खाएगा, और भी तो चीजें खा सकता है, गाय भैंस जो भी मिलेगा उसको खा सकता है वहां पे, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे दूसरी फूड चेन चलाऊं और यहाँ पे काऊ लिख दूं तो ये काऊ को भी तो ले सकता है। तो जो टॉप पे होता है, जो कार्निवोरस होते हैं, टॉप कार्निवोरस, वो क्या करते हैं फूड चेन के अंदर अपने टेस्ट, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। अपने जो नीचे की जो उनकी लेवल होती है, ट्रॉपिक लेवल जो होता है उसके नीचे से, उनको वो अपने टेस्ट और चॉइस के अकॉर्डिंग उनको खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लायन को ही खाएगा, वो भाई फॉक्स को भी खा सकता है, वो काऊ को भी खा सकता है, बुफेलो को भी खा सकता है, ठीक है ना। तो अलग अलग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो खा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, फूड वेब एग्जिस्ट करता है, फूड वेब होता है, ठीक है। दूसरी बात, जितनी लंबी फूड चेन होगी उतना ही अनस्टेबल होगी, जितनी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन उसके ऊपर आएगा, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं, देखो फूड चेन और फूड वेब आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सा, इजी था। और डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिख लेना फूड चेन की, क्या बताई थी, सीरीज ऑफ इवेंट इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिख लो, या फिर आपको जो अच्छी लगे वो लिख लीजिए। और इसका जो नेट की तरह
जो फूड का नेट की तरह स्ट्रक्चर बनता है आपस में मिक्स होके कई सारी फूड चेन का, उसको बोलते हैं फूड वेब। तो यहाँ पर यहीं से इस फूड चेन की हेल्प से ही ट्रॉपिक लेवल को भी हम समझ लेते हैं। तो फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई, ठीक है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुई। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट से स्टार्ट हुई। उसके बाद क्या, मैं चलो एक बना देता हूँ, एक एग्जांपल बना देता हूँ। तो प्लांट से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब इस प्लांट को किसने ले लिया? इस प्लांट को ले लिया मान लीजिए डियर ने ले लिया, और डियर को किसने ले लिया? मान लीजिए फॉक्स ने ले लिया, और फॉक्स को लायन ने ले लिया, ठीक है। 4 तक बना दी मैंने। तो ये जो पहला है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, इसको बोलेंगे हम, ये क्या हो गई? ये हो गए प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। और ये क्या हो गए? ये हो गए कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स पहली बार कर रहा है तो कौन से हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और ये इसको ले रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं आप? इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे आप? टॉप कार्निवोर, नॉर्मल में अगर लिखे तो, ठीक है। ये तो जनरल सी बात हुई। अब बात करते हैं ट्रॉपिक लेवल की। तो ट्रॉपिक लेवल कैसे बनेगी? तो ट्रॉपिक लेवल भाई ये पहली स्टार्ट हो रही है यहां से, तो इसको क्या लिखोगे आप? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब कि कोई भी जो भी एक स्टेप बन रहा है वो सब एक ट्रॉपिक लेवल है अपने आप में। तो ये पहली ट्रॉपिक लेवल होगी। पहली ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंडरी, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बन गई। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर कौन आता है? प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। यहीं पे बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर कौन आता है, तो आप लिख दोगे सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं। भाई सेकेंड तो थर्ड में आएगा, स्टेप देख लो आप, ये किस में आ जाएगा? ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा। थर्ड ट्रॉपिक लेवल के अंदर कौन आ गया? सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया। 3 की अगर होती, 3 की अगर जो ये वो होती फूड चेन, तो क्या ये कौन, ये टॉप कार्निवोर आ जाता है यहाँ पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। टॉप जो ट्रॉपिक लेवल वो आ जाएगी उसके बाद में। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। तो ये जो बनाई हमने, ठीक है, ये चल रही है, ये क्या होती है बेटा? ये होती है ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे तो सिर्फ डियर है। अगर यहाँ पे सेम प्लांट को कौन खा रहा है? ग्रास होपर खा रहा है या फिर काऊ खा रही है, तो आप खुद सोच सकते हैं काऊ, ग्रास होपर, डियर, ये सब किस में आ रहे हैं? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। और अगर जो इस डियर को एक इंसान, एक ह्यूमन खा ले, तो ह्यूमन किस में आ रहा है इस टाइम पर? इसने प्राइमरी कंज्यूमर को लिया, तो इस टाइम पर ह्यूमन किस में आया? थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आया। और अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे ह्यूमन को रख दें, क्योंकि ह्यूमन तो कहीं पर भी आ सकता है ट्रॉपिक लेवल में, प्रोड्यूसर को छोड़ के, अगर ह्यूमन यहाँ पर रख दें हम, तो ह्यूमन कहाँ पर आ गया? फोर्थ में आ गया, टॉप पे आ गया, ठीक है ना। तो कहने की बात यह कि ट्रॉपिक लेवल के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म अलग अलग फूड चेन के आ सकते हैं। ये तो एक सिंगल फूड चेन ली हमने। ट्रॉपिक लेवल में बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड में मान लो यहाँ पे लें, फॉक्स आ जाए, लायन आ जाए, हाइना आ जाए, भेड़िया आ जाए, कुत्ता आ जाए, ठीक है ना। तो इसके अंदर आ सकते हैं। तो थर्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और दूसरी बात एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ट्रॉपिक लेवल है हमेशा, या फिर कोई भी फूड चेन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट से स्टार्ट होती है। तो ये इसकी बात करी थी हमने। अगर एक्वेटिक की बात करें तो वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। अगर पानी की बात करें तो वहाँ पर क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, जिनको क्या करते हैं भाई? ये फ्री फ्लोट करते हैं, अब बिना किसी एनर्जी, वाटर करंट के साथ में तैरते रहते हैं। तो इनको क्या करते हैं? मछली खा लेती है, मछली को बड़ी मछली खा लेगी, बड़ी मछली को और कोई खा लेगा। तो इस तरीके से ये वाटर की भी एक्वेटिक फूड चेन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, तो ये पानी में तैरने वाले होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल। जूप्लैंक्टन एनिमल हो गया। तो आपको ट्रॉपिक लेवल तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफर।
जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, फूड चेन के अंदर जो ट्रांसफर है एनर्जी का वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले एक फूड चेन बना लेता हूँ, सिंपल सी, वही जो आपको अच्छी लगे, सबसे सिंपल यही लगी होगी। कोई प्लांट है, पेड़ पौधा है, ठीक है, इसको किसने खा लिया, डियर ने खा लिया, डियर को किसने खा लिया, मान लीजिए फॉक्स ने खा लिया, ये सबसे सिंपल लगेगी आपको, इसलिए बार बार यही बना रहा हूँ मैं, लायन ने ले लिया। अब सबको पता है कि सन से जो एनर्जी आती है वो सन से आती है, ठीक है ना, तो सन से जो एनर्जी आएगी, तो सबसे पहले भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, कि फूड चेन के अंदर ट्रांसफर एनर्जी का कैसे होगा। तो प्लांट के पास में जो सनलाइट आती है, सोलर रेडिएशन, सन की जो एनर्जी आती है, ठीक है, मान लीजिए सन के पास में यहाँ पर कितनी भेज रहा है, मान लीजिए ये 1,00,000 जूल एनर्जी भेज रहा है, ठीक है, भेज दी इसके पास में, लेकिन इसका सिर्फ 1% ही प्लांट अब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि 1% ऑफ सोलर एनर्जी का कितना, 1% ऑफ सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। प्लांट कितना अब्जॉर्ब करते हैं, सिर्फ 1% ही अब्जॉर्ब कर पाते हैं पूरी टोटल सोलर एनर्जी का, बाकी सब कहाँ चली जाती है, इन्वायरमेंट में वापस लॉस हो जाती है, ठीक है, हीट की वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से हो जाती है। तो इसका 1% कितना हुआ भाई, 1% है तो आप नॉर्मल एक बार निकाल के दिखाता हूँ आपको, फिर आप अपने आप कर लेना। 1% कितना हो जाएगा, ऐसे ही करेंगे आप, 2 0 से 2 0 हो गई, तो कितना हुआ, यानी कि 1000 जूल एनर्जी ही कहाँ आएगी, प्लांट के पास आएगी। उसके बाद भाई जो सन है, सन से कितनी आई, सन से तो 1% ही अब्जॉर्ब करेगा, बाकी जब इसमें फूड चेन में एंटर कर जाएगी प्लांट में, भाई कोई भी एनर्जी, कोई भी इकोसिस्टम के अंदर अगर जो एनर्जी को एंटर करना है तो कहाँ से एंटर करेगी, प्लांट से एंटर करेगी, क्योंकि प्लांट ही ऐसी चीज़ है जो फूड बनाते हैं, किससे, सोलर एनर्जी का यूज़ करके। तो प्लांट से आगे कहाँ जाएगी, 10% चलेगी, यानी कि सन से प्लांट पे सिर्फ 1% फॉर्म में और बाकी आगे 10% की फॉर्म में चलती है। तो इसका 10% यानी कि 1000 का 10% कितना हुआ, 100 जूल किस पे आएगी, यानी कि डियर ने अगर इतना प्लांट खाया कि जिसके अंदर 1000 जूल एनर्जी थी, तो उसका सिर्फ उसको कितना मिलेगा, 100 जूल ही मिलेगा। और इसको जब फॉक्स खाएगी तो उसको कितना मिलेगा, 10 जूल, और इसको जब लायन खाएगा तो इसको कितना मिलेगा, 1 जूल। तो यानी कि अब ये बात प्रूव होती है कि जितनी लंबी फूड चेन होगी उतना ही जो सबसे आखिरी में आएगा उसको कम मिलेगा। अगर एक स्टेप और बढ़ा दूं तो कितना आएगा, 0.1 जूल जाएगी उस पर, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर लायन जो लायन हुआ ये मस्कुलर तो स्ट्रोंग है, लेकिन इकोलॉजिकली इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोलॉजिकली इट इज वीक। सबसे वीक कौन है, लायन है, इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और ये जो रूल है 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये किसने दिया था, लिंडेमैन ने दिया था। ये क्या दिया था, 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन। किसी भी फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसके ऊपर आपका अगर जो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से दे सकता है कि भाई सन के पास में मान लीजिए कितनी एनर्जी है, 1,00,000 जूल एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे अगर ख़त्म कर दूँ तो फॉक्स के पास में कितनी जूल एनर्जी बचेगी। तो आपको क्या करना है, उसको 1% लेके चलना है पहले, उसके बाद में करना है 10%। और उसने सीधा बोला है ऐसे कि सोलर के भाई 1000 जूल ऑफ एनर्जी प्लांट अब्जॉर्ब करते हैं किससे, सन से। तो वहाँ पे आपको 1% उसका नहीं लेना, उसने तो अब्जॉर्ब कर चुका है प्लांट, अब 10 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन देख के वैसे आपको उसका समझ में आ जाएगा, सन से सोलर रेडिएशन का वर्ड का यूज़ करेगा वहाँ पे वो, ठीक है। तो ये जो रूल है ट्रांसफ़र कैसे होती है एनर्जी, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं और भी उनकी बात करते हैं।
अगला टॉपिक आता है जैसे हमारा बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन समझ में आ रहा होगा तो चैप्टर लंबा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। अच्छे से समझना, सब कुछ इजी लगेगा। वीडियो की लेंथ पे ध्यान नहीं देना, फोकस करना है सिर्फ टॉपिक के ऊपर। बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, फिर उसी एग्जांपल समझाता हूँ। प्लांट है, ठीक है, प्लांट को किसने ले लिया, मान लीजिए डियर, मान चलो अब जा काऊ ले लेते हैं, चलो यहाँ पे काऊ, ठीक है, काऊ को मान लीजिए लायन, काऊ हटा देते हैं, चलो यहाँ से हम डियर ही ले लेते हैं, ठीक है। प्लांट को किसने लिया, डियर को ने, और डियर को किसने ले लिया, किसने खा लिया, लायन ने खा लिया, ठीक है। तो मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधे या फिर ये चेन कोई और भी होती, मान लीजिए कि इन प्लांट के अंदर कोई केमिकल का यूज़ हो रहा है, कोई केमिकल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए डीडीटी की बात कर लो, क्या नाम बताया था फुल फॉर्म, डाइक्लोरो फिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, क्या है, एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, फसल में यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये यूज़ किया जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है, या फिर कोई फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जा रहा है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो डीडीटी जब प्लांट में यूज़ करा, स्प्रे किया, तो उसके बाद में पौधों के अंदर इकट्ठा हुआ, वहाँ से जो अनाज उत्पन्न हुआ या फिर उन पौधों को किसने खाया, ऊपर की जो ट्रॉपिक लेवल जो जानवर हैं, हर्बीवोर्स हैं, ठीक है ना, हर्बीवोर्स हैं जो भाई ये डियर भी इसी में आता है, हर्बीवोर्स जो हैं वो भी, और हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हर्बीवोर्स खाएंगे, चाहे वो हम ही क्यों ना हो, ठीक है, जब वो खाएंगे उसको, तो ये केमिकल क्या करता है, इनके अंदर चला जाएगा, कहाँ से, पौधों से इनके अंदर, और इनसे जब ये खाएंगे इनको तो इनके अंदर। और यहाँ पर जैसे एनर्जी के रूल में कम हो रहा था, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर ये केमिकल का एक्यूमुलेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कम है, यहाँ पर 1 है, तो ये कहीं गुना बढ़ जाएगा ऊपर, और 1 का भी जहाँ पे इतना बढ़ेगा उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा इसके में, ठीक है ना, बढ़ता चला जाता है। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं बायो मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिख सकते हो, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स इन ए फूड चेन, फूड चेन के अंदर हार्मफुल केमिकल का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है। तो ये हो गया ना, ये फूड चेन है तो इसके अंदर इकट्ठा हो गया। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि डीडीटी के बारे में जो क्वेश्चन आता है कि डीडीटी मान लीजिए हमने खेतों में यूज़ किया अपने, ठीक है, इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में, कीटनाशक की फॉर्म में जब किया वहाँ पर, तो करने के बाद में क्या होगा कि उसके अंदर, पौधों के अंदर उसका कुछ इफेक्ट आ जाएगा। अब उसको कौन खा रहा है, उसको मान लीजिए कि वहाँ से गाय वगैरह को चारा खिलाया तो उसके दूध वगैरह में भी असर आएगा उसका, धीरे धीरे उनकी मसल्स में इकट्ठा होगा। या फिर दूसरी और चीज़, जैसे एक खेत है, खेत के अंदर क्या किया, खेत के अंदर हमने क्या किया, स्प्रे कर दिया इसका डीडीटी का, तो वहाँ से मान लीजिए कि बारिश आई, बारिश आने के बाद में बह के पूरा पूरा पानी कहाँ गया, पास के तालाब में आ गया। तालाब में कौन रहती है, मछलियाँ रहती हैं। अब मछलियाँ को कौन खाएगा, क्रेन, जो बुगले होते हैं, बर्ड्स होती हैं जो, बर्ड्स उनको खाएंगी, भाई फूड चेन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जो डीडीटी था पौधों के अंदर था, भाई यहाँ पे भी तो पौधे थे, मछलियाँ थी, तो उन मछलियों के अंदर आ गया था डीडीटी का इफेक्ट, उनको किसने खाया, बर्ड्स ने खाया। और बर्ड्स के अंदर जो अंडे बनते हैं, एग जो बनते हैं, अंडे जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, आपको पता है कि जैसे मुर्गी का अंडा देखा होगा किसी का भी, तो एग का शेल किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। आपने देखा ही होगा कि जो एग का शेल है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग उसके ऊपर होती है। तो जब बर्ड्स के अंदर जब डीडीटी आ जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन जब आ जाता है, तो इसका सिंथेसिस, कैल्शियम कार्बोनेट का सिंथेसिस उन बर्ड्स के अंदर रुक जाता है। तो रुकने की वजह से क्या होगा कि उनका जो अंडे का जो कवरिंग है वो बन नहीं पाएगी,
सही तरीके से, उससे क्या होगा कि प्री मैच्योर डेथ जो बच्चों की है, उनके बर्ड्स के बच्चों की, वो होने लगेगी प्री मैच्योर डेथ, या फिर उनका एग जब बन ही नहीं पाएगा एग, तो धीरे धीरे उनके क्या होगा, वंश खत्म हो जाएगा और जो जाति है, जो स्पीसीज वो विलुप्त हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल कौन है इसका, वल्चर। वल्चर, ठीक है ना, वल्चर क्या होगा, इसी तरीके से क्या हुआ, आज के टाइम पे विलुप्त हो चुका है। तो ये इसके एग्जाम्पल था किसका, बायो एक्यूमुलेशन का, ठीक है ना। दूसरी बात, एक वर्ड आता है एक और, भाई ये तो बायो एक्यूमुलेशन हुआ कि हार्मफुल केमिकल का जो है होना, इकट्ठा होना फूड चेन के अंदर, इसको बोलते हैं हम बायो एक्यूमुलेशन। और एक वर्ड आता है इसी के अंदर, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, अगर ये वर्ड आप देखते हैं तो इसका मतलब सेम, इसी एग्जाम्पल समझा देता हूँ तालाब वाले से ही। हम यहाँ पे तो डीडीटी वर्ड यूज़ किया था हमने, अब यहाँ पे जो है मान लीजिए क्रॉप फील्ड है, यहाँ पे उगी हुई है क्रॉप, इसमें हमने क्या यूज़ कर लिया, फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, ठीक है। बारिश हुई, बारिश होने के बाद में इसमें बह के मान लीजिए इस तालाब के अंदर आ गया। तालाब में भी तो जल एक्वेटिक प्लांट होते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र जब यहाँ पर आएगा तो इन प्लांट की ग्रोथ भी तो बहुत जल्दी से हो जाएगी, तेज़ी से होगी इस फर्टिलाइज़र की वजह से, तो प्लांट क्या हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से ग्रो होंगे यहाँ पर, और एक्सेस में ग्रोथ हो जाएगी इनकी। जब एक्सेस में ग्रोथ हो जाएगी तो वाटर की ऑक्सीजन खींचना शुरू कर देंगे, ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, फिश वगैरह हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स ड्यू टू फर्टिलाइज़र, इसकी फर्टिलाइज़र की वजह से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ये आपके सिलेबस में, यूट्रोफिकेशन सिलेबस में नहीं है, ये 12th क्लास में है, फिर भी मैंने एक अलग से आपको इसमें बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ, बायो एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में एक टॉपिक है आपका कौन सा, ओजोन, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बनता है, ओजोन। ओजोन जिसको हम बोलते हैं भाई ओजोन लेयर, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। तो ओजोन क्या है कि आपकी जो अर्थ होती है, अर्थ के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है किसकी, ओजोन की। अब सन जो होता है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, यूवी रेडिएशन आती है, इस ओजोन क्या करती है, इस यूवी रेडिएशन, हार्मफुल यूवी रेडिएशन को रोकती है, जिसकी वजह से हार्मफुल रेज हमारी अर्थ पर, हमारे तक लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल, उन तक नहीं पहुंच पाती। अगर ये पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगी, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो इनको पृथ्वी पर, अर्थ पर डायरेक्टली आने से बचाती है कौन, ओजोन। मीन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन, उनसे हमें बचाती है। कैसे बनती है भाई, ऑक्सीजन है तो इन्वायरमेंट ऊपर जाती है, तो यूवी रेडिएशन जब पड़ती है तो ये किसमें भाई, जो नेसेंट ऑक्सीजन उसमें टूट जाती है, और O2 और यहाँ से कोई भी आपस में जुड़ के क्या बन जाती है, O3 बन जाती है। भाई इन्वायरमेंट में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, ऐसे ही टूटता है तो आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, ऑक्सीजन बना लेते हैं, ठीक है। अब ओजोन का डिप्लीशन, मेन पूछते हैं कि ओजोन का डिप्लीशन कैसे होता है। तो ओजोन का डिप्लीशन कैसे खत्म होती है, ओजोन की लेयर कैसे, मेन कारण है इसका CFC। CFC क्या होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसकी वजह से होती है। इसमें मेन क्या होता है, इसमें भी अगर फॉर्मूला देखो CF2Cl2, तो इसमें मेन कारण क्या होता है, ये क्लोरीन होती है। मेन जो है कारण इसका ये होती है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करती है, इस ओजोन डिप्लीशन को, मतलब ओजोन की लेयर को डिप्लीट तोड़ने में ज़्यादा रोल किसका है, क्लोरीन का होता है, जो CFC के अंदर काफ़ी मात्रा में होती है, ठीक है। क्लोरीन की वजह से ओजोन का डिप्लीशन हो जाता है, तो ओजोन की जो मोटाई है, लेयर है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो जाती है, ठीक है। बाकी और अगर आपको रीज़न पूछे जाएं कि कहाँ कहाँ से हो सकती है, तो आप बोलेंगे कि भाई जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाली जो गैसेस हैं, ठीक है, वहाँ से, रेफ्रिजरेटर से, AC से, इनसे क्या निकलती है भाई, क्या निकलती है,
क्लोरोफ्लोरो कार्बन निकलती है। जो कैन होते हैं, एरासोल कैन होते हैं, ठीक है, उनसे भी क्या निकलती है, प्रेशर के लिए जो भाई फुसफुस करते हो ना उसमें स्प्रे में, कैन में, तो उसमें भाई प्रेशर मेंटेन रखने के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को दबाते हो फिर प्रेशर बन जाता है, छोड़ने के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो मेंटेन करने के लिए प्रेशर को। तो उसकी वजह से एरासोल क्या होते हैं भाई स्प्रे करते हो ना, एरासोल अगर नहीं पता है तो एरासोल बता देता हूँ। एरासोल क्या होते हैं भाई, आपने जैसे फोक का स्प्रे लाए या कोई भी परफ्यूम का स्प्रे लाए, तो आप उसको जब दबाते हो तो क्या भाई एक मॉइस्चर की तरह एक फॉर्म निकलती है, गैस हवा के साथ में निकलती है। तो क्या होते हैं, लिक्विड पार्टिकल होते हैं, गैस की फॉर्म में छोटे छोटे ड्रॉप्स होती है वो, ठीक है, इस तरीके की। तो उन्हीं को बोलते हैं बेटा एरासोल, ठीक है ना। तो इसकी वजह से, ठीक है, पेंट वगैरह की बोतल आती हैं उसमें भी इस तरह का ही होता है। तो ये सब किसके कारण है, ओजोन डिप्लीशन के कारण है ये। अब इनसे बचा कैसे जाए, तो क्वेश्चन आपका यही आएगा कि ओजोन लेयर मतलब कि कैसे डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर का, किसकी वजह से, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट इट, आप कैसे इसको रोक सकते हो। कोई 2 रीज़न बताइए, तो कोई 2-4 कारण बताएं, तो आप लिख देना कि प्लांट लगाएं, ऑटोमोबाइल का यूज़ कम करें, CFC ना यूज़ करें, ऐसे ऐसे करके आप इनको लिख सकते हैं, काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ ओजोन डिप्लीशन। अब लास्ट टॉपिक कौन सा बचा है, एक बचा है मैनेजिंग द गार्बेज, मैनेजिंग द गार्बेज। गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा जो प्रोड्यूस होता है, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर हो या फिर किसी घर के अंदर हो, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए कि पोल्यूशन ना हो या कम हो, ठीक है। उस जो मैनेज करते हैं हम गार्बेज मतलब कि हाउस मतलब घर से निकलने वाला जो कचरा होता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। घर का क्या, कहीं और से फैक्ट्री वगैरह से निकलने कचरे को भी इनमें से किसी एक तरीके से कर सकते हैं। जैसे रिसाइकलिंग, पहला था रिसाइकलिंग, मतलब जैसे कुछ न्यूज़पेपर है या फिर आप पेप्सी या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हैं तो उसको पानी भरने में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, वापस रीयूज़ कर सकते हैं। तो 3 R होते हैं ना, रीयूज़ रिसाइकिल, रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल। अब तो 5 R आ गए हैं, ठीक है, मेन हम इनकी बात कर रहे हैं। तो रीयूज़, तो जैसे प्लास्टिक की बोतल लेके आए आप, कोल्ड ड्रिंक थी उसके अंदर, अब पानी का यूज़ कर लें उसके, ठीक है। रिड्यूस, कम करें, ठीक है ना, समझ में आ रहा है वर्ड, ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिसाइकिल, पेपर भाई लेके आए हो आप, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, वापस कोई गमला वमला बना सकते हैं, कोई अगर बना सकते हैं सामान, भाई एक क्लास से दूसरी क्लास में आप गए तो कुछ पेजेस बचे हैं कॉपी के पीछे, तो उनको फाड़ के अलग करके कॉपी अलग से बना सकते हैं उनकी, तो इस तरीके से रिसाइकिल बोल सकते हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, यानी कि दोबारा से रिसाइकिल, मतलब कि जैसे सब्जियों के और फलों के जो कचरा निकलता है घर से, छिलके निकलते हैं, उनको आप कंपोस्ट बना सकते हैं, मिट्टी के अंदर दबा दें, दबाने के बाद में कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो फंगस बैक्टीरिया डिग्रेडेशन कर देते हैं, सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि सिंपल में क्यों करना है, सिंपल में करते हैं तो तभी तो सिंपल को प्लांट लेगा उसको, ठीक है ना। और मान लीजिए आपके पास में कि भाई आलू वगैरह हैं, आलू है, गोभी है, तो आप क्या सीधा खा लेते हो उसको, थोड़ा काट के पका के तब सिंपल फॉर्म में करके तब खाते हैं ना। ऐसे ही प्लांट को क्या चाहिए, वो कचरा वगैरह जिसमें नाइट्रोजन वोजन सब है, नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस सब है, तो उसको डायरेक्ट थोड़ी ले लेंगे, सिंपल में करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब उसको लेंगे, तो कंपोस्ट बना सकते हैं। इंसिनरेशन मतलब क्या कर सकते हैं भाई, शहरों वगैरह में बहुत ज़्यादा कूड़ा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उस वेस्ट की अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है कि यार कहाँ रखें उसको, तो उसको जला सकते हैं, जला सकते, बहुत हाई टेम्परेचर पे 1000 डिग्री के आसपास तक भी क्या कर सकते, जला सकते हैं। कब तक जलाना है, जब तक वो राख ना बन जाए। तो आप जितना ज़्यादा कूड़ा होता है उसको जलाएंगे, जलाने से क्या होगा, इसकी अमाउंट कम हो जाएगी, अमाउंट कम हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बेस्ट मेथड है ये कम करने का। एक आता है लैंडफिल, जिसके ऊपर इस साल क्वेश्चन भी आया था एक आपके एग्ज़ाम में 2020 के अंदर ही CBSE में। तो लैंडफिल क्या होती है, लैंडफिल ऐसे होती है कि शहरों के अंदर एक तो ऊपर के एरिया हो गया, एक नीचे जो जिसमें मतलब ज़मीन से थोड़ा नीचे मतलब लो लेवल के जो एरिया होते हैं वहाँ पर मिट्टी डाल के भराव करते हैं, बराबर करते हैं, या फिर क्या करें कि कूड़ा जो होता है कूड़े को डाल देते हैं और उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर
डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि नीचे क्या है कि डिकम्पोजिशन चलता रहता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं और वहाँ पे एक तो साइट भर जाती है, प्लेन हो जाती है, उसके ऊपर अपना बिल्डिंग वगैरह बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है लैंड फिल, लैंड को फिल करने की तरीका। एक होता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या होता है भाई, गंदा पानी होता है, जैसे वेस्ट निकलता है, जो एक्सक्रीटा, जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा होता है, समझ रहे होंगे आप, वेस्ट जो होता है ह्यूमन जो रोज़ निकालते हैं अपना, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। सेप्टिक टैंक होते हैं जैसे घरों में, तो उसको निकालते हैं, उसका ट्रीटमेंट सीधा पानी में ना छोड़ें। या फिर फैक्ट्री वगैरह से जो इफ्लुएंट निकलता है, गंदा पानी निकलता है, जैसे गन्ना मिल हो गई, पेपर मिल हो गई, तो वहाँ से क्या निकलता है, गंदा पानी निकलता है, सीधा नदी नालों में ना छोड़ के उसका पहले ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं इसका, ठीक है ना, इसका केमिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना, और ये क्या होता है, इसका फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। ऐसे पहले ये मान लीजिए, फिर ये मान लीजिए, ऐसे होता है। पहले नंबर फिजिकल, मतलब उसके अंदर जो कचरा है जो हमें दिखाई दे रहा है उसको छान के निकाल लें। केमिकल में मतलब जैसे कोई डिज़ोल्व चीज़ है उसके अंदर, तो केमिकल का यूज़ करके साफ़ कर लें उसको। बायोलॉजिकल, फंगस, बैक्टीरिया, बीओडी वगैरह जो है, खैर उनको क्या कर लें, गंदगी को दूर करके उसकी ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ा के पानी की, तब जाके उसको क्या करते हैं, हम पानी में, नदियों में छोड़ते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो गार्बेज है उनका जो है कर सकते हैं, मतलब कि उनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब में है, यहाँ तक ये चैप्टर ख़त्म होता है इस लेक्चर के अंदर पूरा। तो कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करें, और कोई टॉपिक छूट गया हो तो तब भी कमेंट करें, मैं तब भी बता दूंगा आपको, एक अलग वीडियो बना के, तब उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसके अंदर मैं बता दूंगा। अगर कोई टॉपिक छूट गया हो, आपको लगे कि हाँ ये छूट गया है, तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ओजोन लेयर में आपका सब कुछ हो ही गया है, ठीक है। तो ओजोन का क्वेश्चन आता है जिस तरह से, और हाँ, ओजोन लेयर में क्या कि वो पूछते हैं कि आर्टिका अंटार्कटिका के ऊपर क्या बना है, ओजोन होल बन गया है ऊपर, ठीक है ना। वो किसकी वजह से, भाई ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो इसी की वजह से बना है, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से पूछ सकता है कि वहाँ पे क्यों बना है, इक्वेटर के पास में क्यों नहीं बना। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप खुद ढूंढना, एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना, और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो करना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना मुझसे।